नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। आज एक खास सत्र बुलाया गया था, एक दिवसीय। इस सत्र में क्या कुछ खास रहा वो हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 48 विधायकों के वोट पड़े, जबकि बीजेपी और आजसू ने विश्वास मत का बहिष्कार किया और सदन से वॉकआउट किया। विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। ने जीता विश्वास मत के पक्ष में पड़े 48 वोट। बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। विपक्ष के वॉकआउट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े, जबकि बीजेपी ने वॉकआउट किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें 48 बनाम 0 मत प्राप्त हुए, यानी मुख्यमंत्री के पक्ष में 48 और उनके विपक्ष में 0। विश्वास मत के पक्ष में जेएमएम के 29, कांग्रेस के 14, प्रदीप यादव, आरजेडी के 1, माले के 1, एनसीपी के 1 और एक निर्दलीय विधायक के वोट पड़े, जबकि बीजेपी और आजसू के साथ निर्दलीय अमित यादव ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत पेश किया, साथ ही बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कपड़ों को खरीदते सुना हुआ, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती रही है। अध्यक्ष, ये व्यापारियों की जमातों ने पूरे देश को अस्त-व्यस्त कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के अंदर में राजनीतिक सौदागर और कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने राज्य का माहौल को इतना बिगाड़ा था। यहाँ आप एक साधारण सामान्य व्यक्ति से लेकर के किसी भी व्यक्ति पर जाने के बाद एक संशय का स्थिति पैदा हो गया था कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ वो कारीगर कौन कौन लोग हैं, लेकिन ये आपको निश्चित बताना चाहता हूं कि उस कारीगर को भी हम लोगों ने पहचान कर लिया है। लेकिन बहुमत में चुनकर आई हुई सरकार को इस प्रकार से बार बार कमजोर और अबदस करने का जो ये षड्यंत्र और प्रयास किया जा रहा है, उसका आज हमने जवाब दिया है। पिछले 7 दिन से पूरे राज्य के अंदर में माननीय महामहिम राज्यपाल जी के निर्णय के लिए रास्ता देखते हुए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक कोशिश की जा रही थी कि पूरे राज्य के अंदर में एक अनिश्चितता का वातावरण कायम किया जाए। सदन में सरकार ने विश्वास मत जीत लिया, लेकिन निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार के प्रति विश्वास कम हुआ है। पहले 54 विधायकों का साथ था, जो अब 48 हो गया है। जब उनकी सरकार बनी तब 54 विधायकों का समर्थन था। इससे साफ हो गया कि आज आपको 48 विधायकों का समर्थन रह गया है। समर्थन आपका पहले से घटा है। दूसरे, आपका जो पहले समर्थन था वो सामान्य रूप से समर्थन था, आपका सामान्य रूप से बहुमत था। आज जिस तरह से विश्वास मत प्राप्त किया गया, उससे लगता है कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री जबरन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। उनके विधायकों को रायपुर भेज दिया, बस में बंद करके यहाँ लाए, प्रेस से मिलने नहीं दिया गया और सीटों पर खड़ा करा के उनका समर्थन ले लिया गया। तो मुख्यमंत्री को तो इससे भारी नुकसान हुआ है। वहीं विपक्ष ने सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने पर भी सवाल उठा दिया। बीजेपी और आजसू ने कहा है कि सरकार को अपनी सहयोगी पार्टियों के विधायक पर अविश्वास था, जिसे सरकार ने हासिल किया। तो अपने लोगों से उनको अविश्वास है, इसलिए विश्वास मत लाया। तो उसमें हम सब लोगों की क्या मतलब है? उनको अपने लोगों से भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसमें बीजेपी से क्या मतलब है? तरह का विश्वास प्राप्त करने के लिए न्यायालय या कहीं से आपको प्राप्त हुआ है क्या? ऐसी कोई घटना नहीं है। ये विश्वास अपने विधायकों का, इनका विश्वास अपने विधायकों पर नहीं रहा, इनके सहयोगी विधायक पर नहीं रहा। उसी विश्वास के लिए आज का अंडा उन्होंने अपनाया था। ज्वलंत विषय राज्य के जो मूल विषय हैं, उनको भाषण का हिस्सा बना दिया और गिनती गाली गिन के आज सदन समाप्त करा दिया। विश्वास मत हासिल करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले भी विधायकों के साथ सीएम बस में सवार होकर विधानसभा पहुंचे, जबकि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद वापस बस में सवार होकर सर्किट हाउस लौटे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, राजेश कुमार के साथ दिल्ली से अमर सिंह की रिपोर्ट।
झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया, लेकिन विश्वास मत पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। साथ ही कहा कि जल्द ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर सरकार आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट देखें। के खतियान पर आगे बढ़ेगी सरकार, ओबीसी आरक्षण पर भी जल्द लाएगी प्रस्ताव। सदन में सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा। सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर आगे बढ़ेगी। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना, आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरना को लागू करवा के ले आना, हमारा 32 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना और ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। विश्वास मत पर बहस के दौरान बीजेपी पर सीएम हेमंत सोरेन जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करती है बीजेपी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है ये अचानक एक मेटाल की तरह वहाँ हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहाँ ये घटना होते हैं हवाई जहाज से जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी देश में गृह युद्ध और दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है। गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे और सदन के अंदर भी जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम है अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी के विधायक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इनको पता चल चुका है और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है अध्यक्ष महोदय। जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ये आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। वहीं कैश कार्ड मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने असम के सीएम पर सीधा निशाना साधा। आज हमारे 3 विधायक बंगाल में हैं और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर राज्यपाल ने पहले कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। यूपीए का प्रतिनिधि मंडल मिला तो 2-3 दिनों में फैसला लेने की बात कही, लेकिन फिर पिछले दरवाजे से निकलकर दिल्ली चले गए। के द्वारा ये पटाखे ना करते हुए वो राजभवन के पिछला दरवाजे से निकल करके दिल्ली में जाकर के बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। जबकि कानून का ये सलाह कहता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया जो परामर्श है उसको आप सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये ना करते हुए राज्य में एक अनिश्चित की स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली सभाओं के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबूलाल पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बाबूलाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। साथ ही समरीलाल की सदस्यता के मुद्दे पर सवाल भी पूछे और कहा कि बीजेपी का फर्जी विधायक यहाँ बैठा है, बिकाऊ विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे रंग बदलते हैं? गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। सीएम ने सुदेश महतो पर भी निशाना साधा और कहा कि सुदेश महतो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। और हमारे आदरणीय सुदेश आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता, सम्मानित हो आपको अध्यक्ष महोदय।
20 साल में ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू बना रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सब हेमंत सोरेन के विरोध के लिए हो रहा है, लेकिन शिबू सोरेन के बेटे हैं, डरेंगे नहीं। आज एक अकेला हेमंत सोरेन विरोध के लिए लोगों का सपोर्ट नहीं है लगा हुआ और यहाँ पर ऊपर का डायरेक्शन है, लेकिन चिंता न करो, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ व्यवसायियों के साथ है। न खाएंगे न खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आला कमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये समूह व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान पर भी सवाल उठाए और बीजेपी पर तिरंगे बेचने का आरोप लगाया, जिस पर बाबूलाल ने पलटवार किया। पूरे देश को पता चला अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडे भी बेचना प्रारंभ किया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयासरत है। हमने कहा कि आज तो उन्होंने बड़ी अपमान किया है राष्ट्रीय ध्वज का। भाई एक मुख्यमंत्री, जब देश में हम 75 वर्ष आजादी के पूरे कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस देश में हम आजादी को घर घर तिरंगा लहराएंगे, और इस अभियान में पार्टी के भी कार्यकर्ता और देश की जनता भी निकली और घर घर में आपने देखा तिरंगा, लेकिन उसका भी आज राज्य के मुख्यमंत्री मजाक कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि इनको राज्य देश के प्रति, आजादी के प्रति इनकी कितनी श्रद्धा है, कितनी सम्मान है उस राष्ट्र ध्वज के प्रति, ये आज उनका सदन में इस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। सीएम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर राज्यपाल से जल्द फैसला लेने की मांग की है। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया पर भी निशाना साधा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के स्पेशल सत्र की ये खास 2 रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट के बाद इस पर हम बहुत सारी चर्चा भी करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय कुमार दीपू, जो कि कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। हमारे साथ है सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम महासचिव है। सुप्रियो जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रतुल शाहदेव। प्रतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले सबसे ले लेते हैं। दादा, सबसे पहले आपसे लेंगे। एक खास सत्र बुलाया गया था, इस सत्र में सबसे पहले तो मुबारकबाद भी आपको दे दे कि सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रतिक्रिया एक छोटी सी दे दें, क्या कुछ और हासिल हुआ इस सत्र में? देखिए, ये सत्र जो था, विशेष करके जो पॉलिटिकल टर्मोइल का यहाँ पर निर्माण किया गया था और जिससे एक परसेप्शन डेवलप हो रहा था कि खैर लोगों में यूनिटी नहीं है, लोगों में गवर्नेंस की स्टेबिलिटी नहीं है, तो इनकी सारी जो आशंकाएं थी उनको निर्मूल करने के लिए ये सत्र को बुलाया गया था। और हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि हमारे पास में 51 का आंकड़ा है, तो 51 के आंकड़े पे भी लोगों को विश्वास नहीं होता था। इनके कई लोग कई तरह के बातें करते थे, सोशल मीडिया पे बात करते थे, ट्विटर पे बात करते थे, फेसबुक पे बात करते थे। सरयू राय ने कहा कि 54 थे, 48 हो गए हैं, वैसे ही समर्थन घट गया है इनका। उनके पास तो देखिए फिगर कहाँ से चल रहा था हमको समझ में नहीं आता। हमने तो कभी नहीं कहा था कि 54 थे और 48 और जो 3 जिन्होंने कहा है कि जो कलकत्ता में बैठे हुए हैं
उन्होंने कहा कि हम इस सरकार के साथ है, तो 51 तो हमको दिखता है, और हमने कभी नहीं कहा कि हम 54 हैं। अब खुद को वो जोड़ लिए थे अपने आप में। तो बाकी के क्या है? तो 48 ही है। हाँ, तो आप गिन लीजिए ना, माले हमारे साथ में है, एनसीपी हमारे साथ में है, और हम 30 है। ये आपको कांग्रेस के 17 प्लस 1 18 हमारे साथ है। तो ये पूरा आंकड़ा तो यही है। चलिए और भी ले लेते हैं। विनय जी, क्या कहेंगे आज के सत्र को लेकर? देखिए, भ्रम की स्थिति जो पूरे देश में झारखंड के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया था, वो भ्रम की स्थिति टूट गई। हेमंत सोरेन सरकार, पूरा यूपी एकजुट है। गठबंधन की नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरी सरकार को एकता के साथ आज प्रदर्शित कर दिया गया। अब ये भ्रम हटा दे भारतीय जनता पार्टी की, इस विधायक को खरीद लेंगे, इस विधायक को तोड़ देंगे, इस मंत्री को तोड़ देंगे, ये भ्रम खत्म हो गया। जो विकास करने वाली सरकार है उसमें आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, इस पर चर्चा करें तो हमको लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ये भ्रम हटाने का कोशिश करें। एक तो पूरे देश में आपने फैलाया कि झारखंड के लोग बिकाऊ होते हैं, और ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की जो इनकी मंशा रहती है, अपने मुख्यमंत्री के द्वारा खरीदने की, बेचने की, ये सारी चीज सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी पास जाकर के सीख ले। लेकिन मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन जी ने पूरे चीजों को, तथ्यों को ला करके झारखंड के साथ साथ पूरे देश में इन्होंने बताया कि यूनाइटेड जो प्रोग्रेसिव अलायंस है ये किस तरीके से काम करती, और जो निर्णय लिए हैं पिछले कोरोना काल का रहा हो, जो पारा शिक्षक का मामला रहा हो, पेंशन का मामला, और जितनी और आज जो यहाँ के मूलवासी और यहाँ के आदिवासी भाई के मूल भावना की बात थी, वो दोनों इश्यू पर उन्होंने, और यहाँ के ओबीसी की जो भावना थी उसको भी जल्द से जल्द निर्णय ले। तो भारतीय जनता पार्टी को तो सहयोग करना चाहिए कि कैसे हम झारखंड की जनता के उत्थान के, विकास के, यहाँ के गरीब गुरबा के लोगों को हम मदद करें। ये अपने बर्दाश्त इनको नहीं होता है कि कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, कोई आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री जो उसको ही अलग थलग कर दे। जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है, ये चाहते हैं कि इनके प्रकरण हम इस सरकार पे कब्जा करें। अरे आप 2500 जितने देश में है सरकार ले लो, लेकिन जनता की मूल भावना की कदर करो। आप बेरोजगारी की बात करो, आप महंगाई की बात करो। और सच्चे विपक्ष का तो यही काम होता है कि अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार मूल भावना की, जनता की जो है उसकी काम नहीं करा, विरोध करो, उनको बताओ टेबल पे बैठ करके हम चाहते हैं किस तरह, तब एक लोकतंत्र में विपक्ष का सही मायने बोला जाता है। लेकिन आप केवल चाहते हैं कि कैसे हम हर सरकार को अलग थलग कर दे, हमारा केंद्र में क्या आदमी जो है, और किस लिए यहाँ कोयला है, यहाँ माइंस है, वो अपने 2 उद्योगपति के लिए, 2 अपने मित्र के लिए कैसे यहाँ पर सब हम कब्जा कर ले। यही से बिहार में स्थिति अभी देखे, वहां पर भी ठीक हुआ, उन्होंने जदयू को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो समय सुनिश्चित था, जदयू अपना आरजेडी पुराना अलायंस के साथ चला गया। अब आप आगे देख लीजिए, झारखंड के बाद लगे, आप महाराष्ट्र का देख लिए। तो ये किसी भी प्रकरण में ये अपनी सरकार चाहते हैं, और किस लिए चाहते हैं हम नहीं जानते। जनता का काम करेंगे कि नहीं। एक प्रतिक्रिया प्रतुल शाहदेव से भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। प्रतुल जी, भ्रम से अब हटने की जरूरत है, महागठबंधन का कहना है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धन की राजनीति करती है, बंटवारे की बात करती है, कभी जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर खड़ी नहीं होती है। राजा जी, मैं तकनीकी परेशानियों के कारण सुप्रियो जी ने क्या कहा वो मैं बिल्कुल नहीं सुन पाया, लेकिन अभी जो डिस्कशन में आपने प्रश्न किया उसके आधार पर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, कांग्रेस के नेता जब भी प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ी हास्यास्पद हो जाती है स्थिति, क्योंकि इन्होंने 356 धारा का प्रयोग 100 से ज्यादा बार 47 वर्षों के अपने इतिहास में करके चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया हो। तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं और करप्शन की बातें करते हैं, नकल कर रहे हैं, मतलब अगर आपके अनुसार की बातें करते हैं तो आप उसकी नकल कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, राजा जी, मैं ऐसे, राजा जी बोले। राजा जी, अगर ऐसे टीका टोकी होगी तो फिर नहीं, आप अपनी बात रखें, फिर हम डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने तो मेरा समय ले लिया 30 सेकंड, मुझे आशा है आप इसका ख्याल रखेंगी।
देखिए जब भी कांग्रेस बात करती है ना भ्रष्टाचार की, तो ये शायद कॉमनवेल्थ 2G 3G 4G जीजाजी ये सारे घोटाले भूल जाते हैं। चलिए आज के सिनेरियो पे लौटते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा था कि सरकार की मेजॉरिटी नहीं है, और हमारे विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में बात कही है वो गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि धारा सेक्शन जो 164/2 है संविधान का, उसके तहत सिर्फ राज्यपाल किसी को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 166 सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो राज्यपाल के नाम पर ही पूरी सरकार और पूरी कार्यपालिका कार्य करती है, और उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मत हासिल करने का प्रयास किया है वो सेक्शन आर्टिकल 163 के तहत वो गलत है। तो ये तो रही संवैधानिक बात, लेकिन देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। हमने नहीं कहा था इनको विश्वास के लिए, हमारा तो सिंपल कंटेंशन था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज को अपने नाम पे कर लिया था और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, दलीलें हुई थी। इलेक्शन कमीशन में इन्होंने कहा था कि हाँ साहब हमने खदान लिया लेकिन इसमें पत्थर नहीं बेचा। हमारी टीम ने कहा ये तो वही बात हो गई कि आपने चोरी किया पर चोरी का माल नहीं बेच पाए। खैर बहरहाल अब इस पे फैसला आना चाहिए राज्यपाल को। सुप्रियो जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कहा 2 दिन के अंदर फैसला आएगा। ऐसा इनके और उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ, जो राजभवन से विज्ञप्ति आई उसमें कहा गया कि शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। देखिए एक फाइनल पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी सरकार किस तरीके से असंवेदनशील हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी ने अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल ये जो प्रस्ताव था ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए अपने द्वारा और अपने विधायकों से चलिए तो इसका जवाब हम सुप्रियो जी से लेते हैं। जीत गए हैं, लेकिन राजा जी सिर्फ 10 सेकंड मुझे बीच में टोका था, सिर्फ 10 सेकंड मैं रैप अप कर रहा हूं। देखिए जिस राज्य में 4200 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ हो, सांप्रदायिक दंगे में 2021 में झारखंड नंबर 1 हो, बेटियां जलती रही, बेटियों को फांसी दिया जाता रहा, और यह सरकार के आधे विधायक रायपुर के एक 7 सितारा रिजॉर्ट में मस्ती करते रहे, तो उस सरकार की कितनी असंवेदनशील है, उसके विधायक कितने असंवेदनशील आप समझ सकते हैं। तो जवाब ले लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो 5 किलोमीटर भी दूर रिम्स नहीं गए। चलिए बातें रखिए आपने, दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कई आरोप लग रहे हैं सुप्रियो जी आपके सरकार पर कि संवेदनशील नहीं है सरकार, हमने विश्वास मत हासिल करने की बात नहीं की थी, उन्होंने रायपुर भेजा अपने विधायकों को, 5 स्टार होटल में रखा, डर किस बात का था, आज के एक विशेष सत्र का मतलब क्या था। तो इन तमाम सवालों का, इन तमाम आरोपों का क्या जवाब है? देखिए राजा जी, जवाब हमसे क्यों मांग रही है आप? जिनको जयपुर गए थे जब 2005 में, तो कौन सा धर्मशाला में थे? जरा उस धर्मशाला का नाम बताइए ना। तो ये लोग बोलते हैं कि जल के लड़की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, उस पर हम लोगों ने हर तरह से उस अपराध पर काबू पाने के लिए जो भी तरीके हैं, लेकिन ये बताया ना कि क्या इस तरह की चीजें 2016 में बूटी निवासी हमारी बहन के साथ नहीं हुआ था, जब उसकी भी रेप करके हत्या कर दी गई और उसके बाद जला दिया गया? क्यों ये सब पाते हैं लोगों से? तो ये महिला सम्मान के आरोप होगा या फिर इस पर कुछ निर्णय भी लिया जाएगा, कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जाए? जी निर्णय पे मैं आ रहा हूँ कि निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा महिलाओं का सम्मान करो, तो महिला का सम्मान उसी दिन गुजरात सरकार ने किया कि एक रेपिस्ट और मर्डरर जो 11 लोग थे उनको रिमिशन दे दिया। इन्होंने तो न्याय का सम्मान उस समय हुआ जब अलीमुद्दीन अंसारी का जब मॉब लिंचिंग हुआ और उनके आरोपियों को जब हाईकोर्ट से बेल मिला तो इनके मंत्री माला पहना लिए। इनका तो चिन्मयानंद भूल गए हैं, ये लोग सेंगल भूल गए हैं, ये लोग कठुआ भूल गए हैं, ये लोग बनासकांठा भूल गए हैं, ये लोग कन्नौज भूल गए हैं, ये लोग हाथरस भूल गए हैं। इसलिए इन लोगों के बारे में राजा जी मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आरोप पर कृपया मुझसे जवाब न मांगे। मैं नहीं समझता हूं कि इन लोगों से अब हम लोगों को लोकतांत्रिक भाषा में बात भी करनी चाहिए। चलिए, विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी, और मजबूती के साथ यहाँ पर शाहदेव भी मौजूद है। प्रतुल जी, कई आरोप आप पर भी लगे हैं। जाहिर तौर पर जब आरोप लगते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, ऐसी चीजें बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन क्या वाकई में अगर हम बात करें हेमंत सोरेन सरकार की, जो वादे किए थे
उसे निभाया भी गया है, ऐसा नहीं है। पुलिसकर्मियों के सेवा विस्तार की हम बात कर ले, पुरानी पेंशन योजना की बात कर ले, और भी कई चीजें हैं जिससे अभी हम दादा से सवाल करेंगे। 1932 के खतियान की बात भी हम बात करेंगे कि आखिर वो तमाम चीजें लागू करें। तो जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है उस पर कहीं ना कहीं खरी भी उतर रही है, कुछ चीजें हैं जो वाकई सरकार काम कर रही है। मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए, हमको आप छोड़ दीजिए। कुछ लोग आए हुए मेरे पास, पहले हाथ में आपसे बनाऊंगा, उसके बाद आप डिस्कशन बढ़ा सकती है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए अब हम लोगों ने जरा सुन लेते हैं एक बार सुप्रियो भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं। केसेस हुए हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे विदाई दे दीजिए। कुछ लोग आपको मेरा आपने मुझे मौका दिया तो फिर बात को यहाँ पर रख ले दादा, बात को रख ले पहले। हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि अब हम इस राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, यहाँ की पहचान जी, यहाँ की पहचान है, यहाँ के लोगों के सम्मान है, उस दिशा में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इनको ज्यादा खलबली हो रही है। आप इनको कहिए कि हम लोगों से 2024 के बाद पूछिएगा कि आप लोग अब अगले भविष्य में कितने सालों तक यहाँ रहेंगे, तब हम आपको बता पाएंगे। धन्यवाद आपको। चलिए, सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ थे, लेकिन इन्हें कुछ काम है जिस वजह से ये इस डिस्कशन से फिलहाल विदा ले चुके हैं। लेकिन हमारे साथ प्रतुल शाहदेव और विनय कुमार दुबे, दीपू जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे आज के सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ विनय सिन्हा, दीपू जी मौजूद हैं और प्रतुल शाहदेव। प्रतुल जी, कई आरोप सत्ता पक्ष ने भी आप पर लगाया है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, सिर्फ उद्योगपतियों का साथ देती है, और यही वजह है कि एक बार फिर से झारखंड में भी विधायकों को खरीदने का काम करने की कोशिश की है बीजेपी ने। धर्म की राजनीति हम करते हैं या वो करते हैं, ये आपको अगर इनका छोटा सा मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दूं कि ये हिंदू फल दुकान लिखने वालों को मुकदमा करके जेल भेज देते हैं, मुस्लिम होटल चलता रहता है। इनके सरकार में एक IAS अधिकारी खुलेआम कहते हैं कि मैं मुस्लिम अधिकारी हूं और मेरी वोट से आप जीतते हैं तो थोड़ा होश में रहा कीजिए। ये वही सरकार है जो उर्दू को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में सम्मिलित करती है, हिंदी को बाहर कर देती है। ये वही सरकार है जहां उर्दू स्कूल जबरन विद्यालयों के साथ जोड़ा जाता है। ये वही सरकार है जहां पर जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की पद्धति वर्षों से चली आ रही है उसे रोका जाता है। लौटते हैं बेटियों की स्थिति के बारे में। देखिए, झारखंड में 4200 से ज्यादा रेप केसेस हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पे जाए 1700 2020 में, 1500 से ज्यादा केसेस 2021 में, और इस वर्ष 1000 से ज्यादा केसेस हुए हैं। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े उसके हिसाब से सिर्फ 7 बेटियों के बलात्कारियों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने इनसेंसिटिव हो जाते हैं सत्ता के मद में। जब उनसे पूछा जाता है कि रेप केसेस और एक बेटी को जला दिया गया तो वो कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती है। साहब, आप जब कह रहे हैं कि बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो क्या अफसरों को संदेश जा रहा है कि बेटियों की इज्जत की रक्षा आपकी प्रायोरिटी नहीं है? क्या संदेश बलात्कारियों को जा रहा है और क्या संदेश उन पीड़ितों को जा रहा है? और मैं एक फाइनल बात आपको कहना चाहता हूं कि बहुत एक नैरेटिव रचने की कोशिश की गई। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण आएगा इस सत्र में, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर है कि हम 3 महीने में 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे। हालांकि जो रघुवर दास जी के समय में ओबीसी का जो सर्वे चल रहा था डिस्ट्रिक्ट पे, उनको इन्होंने रुकवा दिया। 1932 के खतियान के बारे में इन्होंने कहा था कि हम जरूर इसको देंगे। एक आदिवासी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से इन्होंने समर्थन इसी ग्राउंड पर वापस लिया था कि हम स्थानीयता को परिभाषित करेंगे। 14 महीने उस समय नहीं किया, 32 महीना भी नहीं किया। 46 महीने के बाद इनको फिर से 1932 का खतियान आया। देखिए, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू आदिवासी मूलवासी के लिए बहाने वाले लोग हैं। अगर नहीं होता तो 1500 बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती साहब। और आपने कितनी नियुक्तियां की, और सहायक पुलिसकर्मियों की 1 साल का एक्सटेंशन देकर आप जो पीठ थपथपा रहे हैं, ये वही सहायक पुलिसकर्मी है जिनको आपने राजभवन के सामने बेरहमी से पिटवाया था, और आज आप सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इसका यूज कर रहे हैं। पेंशन योजना की बात होती है तो तत्कालीन उस समय बड़े अधिकारी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि चलिए, प्रतुल शाहदेव जी, शायद कुछ कनेक्शन
हमारा इनसे टूटा है, दोबारा हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विनय जी से तब तक हम बातचीत कर लेते हैं। विनय जी, कई आरोप प्रत्यारोप तो झेलना ही पड़ता है जब पक्ष विपक्ष आमने सामने होते हैं, तो लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार बहुत इनसेंसिटिव है, इसे आम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है इन्हें कोई परवाह नहीं है। चाहे हम दुमका की बात कर ले, चतरा की बात कर ले, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने पर सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन पुलिसकर्मियों को देकर इन्होंने वाहवाही लूटी है। देखिए, प्रशासन को जितना निर्देश देना था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने दिया और प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। और जो भी सेंसिटिव इशू है इस तरह के रेप के या जो भी इस तरह के घटनाएं घटी है बहुत ही घृणित है और उसको जितना प्रशासन को करना चाहिए सारे लोगों ने बोला, लेकिन इसको धर्म में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी, अभी उन्होंने क्या कहा उर्दू का, अभी उन्होंने क्या कहा कि हिंदू मुसलमान का, तो ये कब तक चलेगा? जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है, मैं पहले फिर दोहरा रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट कीजिए। ये आखिर किसके लिए वो काम कर रहे हैं? झारखंड की जनता की बात, 1932 की खतियान की बात कर रहे हैं, 27% ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो 46 महीना में नहीं हुआ, 14 में। आप 16 साल में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। अब हम एक दूसरा के ऊपर आरोप लगा वो नहीं, हम क्या काम कर रहे हैं वो झारखंड की जनता देख रही है। पूरा यूपीए गवर्नमेंट ने जो तय किया था अपना मैनिफेस्टो में उसको धीरे धीरे से लागू करें। 2 साल का कोरोना काल आपको याद होगा, सब हम लोग उसमें परेशान रहे, पैसे नहीं थे रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री के बाद, यही हेमंत सोरेन जी के सरकार और रामेश्वर उरांव फाइनेंस मिनिस्टर ने मिल करके इसको पूरे को संवारा। फाइनेंस की स्थिति, आप हमारे जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हो, हमारे कोयला के रॉयल्टी का पैसा नहीं दे रहे हो, और जब मांगते हैं तो आप मनगढ़ंत आरोप लगा देते हो। तो हम लोग का मानना यह है कि अगर ये सरकार काम कर रही है जनता के हित में, और ये बोल रहे थे अभी पुलिस वाले लोग की लाठीचार्ज, वही पुलिस वाले लोग जिस तरह से हेमंत सोरेन जी और हेमंत सरकार का स्वागत किया और माला पहनाया, वो काबिले तारीफ था, देखने लायक था, कितना खुशी था, वो पेंशन जिसको मिला उनके चेहरे में कितनी खुशी थी। तो इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही डर की भय स्थिति है कि अगला 20 साल तक यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई सीट नहीं है, वो यूपीए फोल्डर में रहेगा, और जो इनके चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग है जो सोच रहे हैं उनको अपना करने दीजिए। हमको नहीं लगता किसी तरीके से भी कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने सरकार के पास जाएगी और बोले मैं, हम लोग तो बोलेंगे कि 14 महीना में हम लोग ने पलामू तक बिजली पहुंचाए, हम लोग बोलेंगे 14 महीना में हेमंत सोरेन के सरकार ने क्या क्या काम किया था, हम बोलेंगे इस 5 साल में हमने, आप 16 साल में क्या क्या काम किए वो जनता के सामने आपको भी रखना होगा। क्या हाथी उड़ाए, क्या भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ? मैनहट्ट का केस आपके सामने, सरजू राय बीजेपी के मंत्री विधायक रहे, वही उनके केस उन्हीं को इंगित किया। तो रघुवर दास जी के समय में जो जो चीज हुई है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसको कौन देखेगा? आखिर भारतीय जनता पार्टी की नेता कौन सा ऐसा मशीन उनके पास में कि अपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ना ईडी लगता है ना सीबीआई लगता है, केवल जो विपक्ष के नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को देखे किस तरह से उन्होंने परेशान कर रखा है। ये चाहते हैं इन केंद्र प्रकरण हमारी सरकार है। मुझको तो यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 बहुत ही खराब रहेगा। आपको जनता ने चुना है, 8 साल केंद्र की भी सरकार होगी, आप जितनी वादे किए थे उसको फुलफिल कीजिए। लोग जनता देख रही है, महंगाई के नाम पर आए थे, भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे, काला धन के नाम पे आए थे, और काला धन देश से बाहर जाइएगा तो अभी से दुगना काला धन जमा हो गया। वो पैसे किसके हैं? आपने अभी हमारे मित्र बोल रहे थे 2G 5G, आखिर कैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट का क्या हुआ? आखिर वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। तो आप एक परसेप्शन, एक धारणा बनाने का कोशिश करते हैं देश में कि कांग्रेस पार्टी, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, उन्होंने माइंस ले 88 डिसमिल का पट्टा जिसमें जो है 1 इंची पत्थर नहीं, गिट्टी जो नहीं निकला होगा, और उसको आप चलिए अभी के राजनीतिक माहौल की अगर बात कर ले, झारखंड के राजनीतिक माहौल की बात कर ले, कई आरोप लगे। आज की अगर बात करें तो सरयू राय ने भी साफ तौर पर कहा है कि विधायकों के साथ जबरदस्ती की गई है, जबरन उन्हें रायपुर भेजा गया, जबरन उन्हें बस से सीधा विधानसभा लाया गया, वहां पर विश्वास मत हासिल कराया गया। तो ये जबरदस्ती वाली चीज जो आ रही है सामने, उस पर क्या कहेंगे? कोई विधायक जबरदस्ती नहीं गया था, हमारे सारे विधायक मित्र थे, खुशी से गए और सारे लोग वहां पर अपने रहे। हमारा एक मुश्त दिखाना था कि हम लोग एकजुट हैं, किसी तरीके से व्यवधान भारतीय जनता पार्टी
चाहती है वो हम लोग नहीं होने देंगे। और हेमंत जी ने उसको दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को, मैं धन्यवाद देता हूं आलमगीर आलम साहब को, धन्यवाद देता हूं अपने प्रभारी अविनाश कि हमारी इतनी महत्वपूर्ण रैली थी दिल्ली में कांग्रेस में, लेकिन इन लोगों ने इसको पूरा रायपुर में जाकर के साथ रख के अपने विधायकों का भी हौसला बढ़ाया और पूरी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरी सरकार के विधायकों को, मंत्री को एकजुट रखा। और आज 48 और 51 की बात चल रही है, तो हमारा जितना विधायक हमारा इंटैक्ट था वो पूरा इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आगे आने वाले दिन में जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता को बताएंगे कि सरकार जो चलती है आपके लिए और आपके लिए ही हम बने हुए हैं। चलिए, खबरें आ रही थी कि जो लिफाफा आया है राजभवन, उससे हेमंत सोरेन सरकार डर गई है। लिफाफे में क्या है अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कोई नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं हुआ है, राजभवन से जारी नहीं हुआ है। और यही डर, अगर विपक्ष की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसी डर की वजह से हेमंत सोरेन ने ये तमाम चीजें की हैं, विधायकों को भेजा है। विश्वास मत हासिल करने की बात हम लोगों की नहीं थी, जबरदस्ती उन्होंने एक दिन का सत्र बुलाकर ये विश्वास मत हासिल किया। देखिए, भ्रम कहां से उत्पन्न हुआ? आपके एक सांसद ने ईसीआई का जो है ट्वीट करते हैं कि हमारा जो है हेमंत सोरेन की सरकार चली गई, इनके 30 विधायक चले गए, इनके 20 विधायक चले गए। ये जो भ्रम की स्थिति, और उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी का बयान आता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का बयान आता। इसका मतलब ईसीआई और राजभवन आपके इशारे पे चलता है। हमको तो नहीं लगता कि कांग्रेस के समय में हम लोग के इशारे पे कोई इस तरह का बयान कोई नेता देता हो। आखिर क्या बात है कि आपको कोई चीज अगर निकल रहा है उनके खिलाफ, वो या आना है नहीं आना है, उसको पहले आप कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पूरा संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमको लगता है संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं उसको आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों बदनाम करो। आज तो जनता बोलती है कि किस पे विश्वास मैं करूं। तो ये स्थिति है, उस स्थिति को ये कैसे भ्रम की स्थिति डाल कर करके, और जो झारखंड में और केंद्र में या देश में पूरे हेमंत सोरेन जी के बारे में जो चर्चाएं कर दी इन लोगों ने कि माइंस 88 डिसमिल का पट्टा था, कितना गिट्टी निकलता, उसको लेकर पूरे देश में ऐसा लगा कि पूरा खदान का खदान इन लोगों ने, हेमंत सोरेन जी ने। अगर 1 इंची भी ईटा निकला, 1 इंची भी गिट्टी निकला हो या कोई माइंस निकला हो, तब समझ में आता। तो आप पूरे माध्यम से, आप लोग का चैनल देश का जो भी उनके अपने हैं, सारे माध्यम से, अच्छा आपके प्रवक्ता दिल्ली में बैठ जाते हैं कि स्टेट के मामले में, अरे स्टेट में रहने दो ना, सारा केंद्र सरकार लग जाता है कि कैसे अपस्त करे इस सरकार को। और जब वो सरकार उनके साथ नहीं है, जो सरकार उनके पाले में नहीं है, जो उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, उनके अलायंस के नहीं है, उसको वो लोग एन केन प्रकरण हटाना चाहते हैं। हमको लगता है उस भ्रम को अभी बिहार में भी टूटा और हेमंत सोरेन जी ने भी तोड़ कर करके रख दिया कि किस तरीके से जो है हम लोग एक साथ है और हम लोग सब कुछ साथ है, और आने वाले दिन में झारखंड की नई नींव रखेंगे और जनता को जो हमने वादे किए उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो विश्वास मत भी यही कहता है कि एकता बनी हुई है महागठबंधन में, कांग्रेस जेएमएम एक साथ है और आज विश्वास मत हासिल करके सरकार ने ये प्रूव भी कर दिया है। विनय जी, चर्चा में हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से रिपोर्ट दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत कैसे हासिल किया। विश्वास मत के पक्ष में 48 विधायकों के वोट पड़े, जबकि बीजेपी और आजसू ने विश्वास मत का बहिष्कार किया और सदन से वॉकआउट किया। विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है। सबसे पहले एक बार फिर से ये रिपोर्ट देख ले। हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत। विश्वास मत के पक्ष में पड़े 48 वोट। बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। विपक्ष के वॉकआउट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े, जबकि बीजेपी ने वॉकआउट किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें 48 बनाम 0 मत प्राप्त हुए, यानी मुख्यमंत्री के पक्ष में 48 और उनके विपक्ष में 0। विश्वास मत के पक्ष में जेएमएम के 29, कांग्रेस के 14, प्रदीप यादव, आरजेडी के 1, माले के 1, एनसीपी के 1 और एक निर्दलीय विधायक के वोट पड़े, जबकि बीजेपी और आजसू के साथ निर्दलीय अमित यादव ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत पेश किया, साथ ही बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कपड़ों को खरीद के सुना हुआ
राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती रही है अध्यक्ष। तो देखा आपने रिपोर्ट में कई चीजें सामने आई हैं और साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का, जेएमएम का, महागठबंधन का कि हमें किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, हम एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। बीजेपी जो धर्म की राजनीति करती है, जो उद्योगपतियों का साथ देती है, वो साथ अब हम नहीं लाने देंगे। हमारे साथ विनय सिन्हा जी हैं और हमारे साथ प्रतुल शाहदेव भी हैं। प्रतुल जी, बातें हमारी अधूरी रह गई थी। कई आरोप तो सरकार ने भी आप पर लगाए हैं। अगर हाल की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, बिहार में आपका साथ जेडीयू के साथ टूट गया, महाराष्ट्र में भी क्या कुछ हुआ आप सब पता ही है, और दिल्ली में भी केंद्र सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई है। तो कई आरोप आप पर भी लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप आप पर लग रहे हैं कि मोमेंटम झारखंड का क्या हुआ, मैनहट्ट का क्या हुआ, उन तमाम चीजों को कौन देखेगा? और ईडी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों के पीछे क्यों है? देखिए, पहले तो आपने जो राज्यों की चर्चा की, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गई, जिसका बाला साहब ठाकरे ने जीवन भर विरोध किया था। वो हाईजैकिंग ऑफ मैंडेट था। नीतीश कुमार हमारे साथ चुनाव लड़े, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनका प्राइम मिनिस्टर का एम्बिशन है और उन्हें बीजेपी से पिन छुड़ाना है, तो उन्होंने नया नैरेटिव रच दिया कि सरकार डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि सरकार के जो विधायक हैं उनको 20-20 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। किसी ने भी कोई प्रमाण नहीं दिया। ये शूट और स्कूट, दागो और भागो की राजनीति करने वाले लोग हैं। और देखिए कितनी शर्मिंदगी होती है जब एक सिस्टमैटिक तरीके से, अगर आप डेमोग्राफी देखें, दुमका का, पाकुल का, साहेबगंज का, ये तमाम इलाके की डेमोग्राफी जो है वो बदल गई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए, और जो हाल में बेटियों की हत्या की गई उसमें एक विशेष समुदाय के कुंठित मानसिकता वाले लोगों का नाम आया, और एक प्रतिबंधित संगठन का नाम आया अंसार उल बंगला का। अंसार उल बंगला के तार जुड़े हुए बांग्लादेश और देश विदेश में, और इनमें कुछ एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित युवाओं को ये ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये क्या किसी के संरक्षण में आप क्या कहना क्या चाहते हैं? इनका संरक्षण ही नहीं मिल रहा है? मैं संरक्षण की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा जब ऐसे संगठन, राष्ट्र विरोधी संगठन इस राज्य में एग्जिस्ट करने की उनकी बात आ रही है, तो मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए था साहब। देश विदेश से इनके कनेक्शन आ रहे हैं, एनआईए जांच क्यों नहीं लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे, पहले उनको अपनी सरकार भी तक वो बेटी जी बोले हाँ, यही बात है राजा जी, आपने बिल्कुल सच कहा। जब राजा राजधर्म भूल जाए और सिर्फ अपने सत्ता को बचाने के लिए रहे, और जब गरीब जनता, आदिवासी, मूलवासी कर पाएंगे, ये भी तो एक एंगल है। नहीं रहे तो यही होता है। नहीं, यही होता है राजा जी, आपने सही कहा। सबसे पहले इनको सरकार बचाना था। मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर दूर 6 दिन तक वो बेटी तड़पती रही, लड़ती रही, जिसे जला दिया गया था। मुख्यमंत्री देखने नहीं गए। मुख्यमंत्री की तो छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए। उसके पिता का जो स्टेटमेंट है वो वायरल है। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी नुमाइंदे ने उनके पास जाने की जहमत नहीं की। आप एक दंगाई नदीम को, जिस पर रांची में दंगा भड़काने का आरोप है, एयरलिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। लेकिन ये गरीब लाचार पिता की बेटी 6 दिनों तक लगातार संघर्ष करके जीवन की, उसे एयरलिफ्ट नहीं करते क्योंकि उसका नाम नदीम नहीं है। अरे मैंने तो उदाहरण दे दिया, हिंदू फल दुकान लिखने पे मुकदमा और मुस्लिम होटल चलाने वालों की वाहवाही। ये सरकार का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा साहब। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपका कहना है ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, सत्ता पक्ष का कहना है आप धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। इसमें तो मारे जाते हैं आम जनता, जिनको जरूरत है, जिसके वादे पर लोगों ने वोट दिया है आपको। तो उन वादों का क्या? अगर आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा तो जनहित के मुद्दों को देखेगा कौन? हम सदन की बात कर ले, कभी सुचारू रूप से नहीं चलता है और जनहित के मुद्दे रह जाते हैं, तो क्या कब तक ये आरोप प्रत्यारोप यूं ही चलता रहेगा बस? राजा जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, ये सरकार ने समर्थन 2012 में अर्जुन मुंडा जी से यह कहकर हटाया था कि हम स्थानीय नीति जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के समर्थन में 3 महीने के भीतर लाए। 14 महीने तक मुख्यमंत्री जी ने शासन किया, स्थानीय नीति नहीं आई। इस टेन्योर का 32 महीना हो गया, 46 महीने तक
स्थानीय नीति नहीं आई। हाँ, जब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो इन्हें 1932 का खतियान आ जाता है याद, और आज भी इन्होंने सिर्फ चर्चा करके छोड़ दी। साहब, आप स्थानीय नीति क्यों नहीं डिफाइन करेंगे? चलिए विनय जी, चर्चा करके सिर्फ छोड़ दी जा रही है, ओबीसी का मुद्दा हो, स्थानीय नीति का मुद्दा हो, सिर्फ बोल कर रह जा रहे हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो इसका क्या जवाब है? आखिर कैसे आगे? अगर आपके इतने बड़े वोट बैंक है, आपकी जनता है, आपके सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी को तो यही डर सता रहा है ना कि सारी चीजों को जो घोषणा हुई थी उसको पूरे करते जा रही है हेमंत सोरेन सरकार। ये जो हमारे मित्र बोल रहे हैं, कौन सा पूरा किया? जिस स्थानीय पुलिस कर्मियों को लेके भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रवक्ता का देख लीजिए, स्टेट के प्रवक्ता का देख लीजिए, इन लोग का इश्यू यही रहता है कि कैसे हम धर्म का बांट करके कैसे हम लोगों को दिग्भ्रमित करें। दिग्भ्रमित झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड की जनता सजग है, झारखंड की जनता बहुत समझदार है, झारखंड की जनता विकास चाहती है। उसको मालूम है कि 2000 में झारखंड अलग हुआ था, तो झारखंड बनने के बाद सत्ता किसको सौंपी गई थी? किसको सौंपी गई थी? नहीं, सत्ता किसको सौंपी गई? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पूरे बाबूलाल मरांडी ने पूरे झारखंड को आग में झोंक दिया। कहते हैं ना, डोंडा की मामला करे या फिर खतियान की बात करे, पूरे झारखंड की जनता को इन्होंने आग में झोंक दिया था। और नतीजन क्या हुआ? आज वो कहां पर है? हाशिए में बाबूलाल जी। मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इसका डर हो गया भारतीय जनता पार्टी को। यही नहीं, देश में भी, और ये आग धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी। प्रतुल जी, क्या वाकई में बीजेपी को डर है? बीजेपी को डर है कि जेएमएम या कांग्रेस मिलकर जो महागठबंधन की ये जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है, पुलिस कर्मियों के 1 साल के सेवा विस्तार की बात कर ले, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर ले, तो इससे बीजेपी डर गई है और यही वजह है जो अब सामने में दिख रही है बीजेपी की। देखिए राजा जी, 32 महीने के बाद हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा अब जाकर की। कब होगा इसका नियुक्ति, क्या पैमाना होगा, ये कुछ नहीं बताया। जिन सहायक पुलिस कर्मियों को ये कह रहे कि अवधि विस्तार दिया, उन्हीं सहायक पुलिस कर्मियों को उन्होंने बेरहमी से पीटा था राजभवन के सामने, और जो होमगार्ड के जवान हेमंत सोरेन जी का सत्कार किया, उनको रात के 1 बजे ऑपरेशन करके। दीपू जी, नहीं है प्रतुल जी, आप 15 मिनट लगातार बोले थे। दीपू जी, मैं नहीं था। नहीं, मैं आपकी बात रख रहा हूं। 15 मिनट आप लगातार थे, अकेले फील्डिंग की आपने। 15 मिनट काफी रहते हैं दीपू जी। अब तो कुछ समय हम टेक्निकल फॉल्ट से, ये मेरी गलती नहीं थी, कैमरा टीम थी, अपनी बात को रखिए। चलिए, समय नहीं है प्रतुल जी, अपनी बात को रखिए। मैं अपनी बात देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री है, घोषणावीर सरकार है। कहां है 27% आरक्षण, कहां है 1932 का खतियान, कहां है 5 लाख नौकरियां, कहां गया 2021 नियुक्ति वर्ष, कहां गया सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की घोषणा? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करते हैं, और जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, इन्होंने कहा व्यवसायियों की सरकार भाजपा की है। इन्हें बताना चाहिए ए स्क्वायर और पी स्क्वायर कौन है। सत्ता का सबसे बड़ा दलाल प्रेम प्रकाश, उसके घर में 2 AK-47 निकलता है, और पता चलता है जो गार्डों का कमान था वो मुख्यमंत्री आवास का था। तो आप सोच सकते हैं, मुख्यमंत्री के आवास में ड्यूटी कर रहे गार्डों का AK-47 सत्ता के दलाल के कमरे में, उसके अलमीरा में बरामद हो, तो क्या कुछ और बचता है? क्या हम व्यवसायियों की पार्टी है? हाँ, हमें गर्व है कि जो व्यवसायी मेहनत करते हैं हम उनके हक की आवाज उठाते हैं, लेकिन इन दलालों का हम कभी पक्ष नहीं लेते। इन दलालों के पास मुख्यमंत्री आवास में तैनात गार्डों के हथियार कैसे आ जाते? और 15 दिन बीतने के बाद भी रांची पुलिस ने इस मुद्दे पे क्या FIR किया? इसका कोई जवाब देगा? ईडी बार बार कह रही है कि आपको FIR करना चाहिए। ये FIR नहीं करेगा ना साहब, क्योंकि वो सुपर दलालों है, वो दलालों का दलाल है। और इनके जो सुपर चीफ मिनिस्टर थे पंकज मिश्रा जी संथाल परगना के, वो जेल के सलाखों के पीछे है। चलिए प्रतुल जी, समय हमारे पास नहीं है। दीपू जी क्या कहना चाह रहे थे? मैं आपको ये बताऊं कि PPP क्या नाम लिया हमको नहीं मालूम है। रघुवर दास जी ने उनको सिक्योरिटी दिया। रघुवर दास के समय और पूर्व हमारी बात हो ही नहीं रही है। अगर इस मैटर पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएगी, और हम को इस तरह से फिलहाल झारखंड की जनता की झारखंड को लूटने का हर कोई काम किया है, और अब झारखंड की जो जनता है वो इतनी जागरूक हो गई है कि वो अब
बेवकूफ नहीं बन सकती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्ता हो विपक्ष हो, वो अब जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। प्रतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही विनय सिन्हा, दीपू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत आने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आपने देखा कि आज का एक खास सत्र बुलाया गया था, विश्वास मत सरकार ने हासिल किया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें आम जनता का क्या, हम वो मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।